नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था, चैप्टर 5 कंटेम्पररी साउथ एशिया चल रहा है। तो पिछले क्लास में हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिफरेंसेस है, एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसके बारे में डिस्कस किए थे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि कश्मीर वाला इश्यू है, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहा करके एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, आर्म्स रेस चलता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं, इंडस वाटर के शेयरिंग को लेके कुछ इश्यूज हैं, तो वो सब हमने डिस्कस किए थे। तो अगला है इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स। अब देखिए, साउथ एशियन रीजन में कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इश्यूज है। इसके अलावा इंडिया का कुछ डिफरेंसेस है दोस्तों दूसरे बॉर्डर कंट्रीज के साथ भी, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सबसे मेजर इश्यू है वाटर शेयरिंग को लेके या फिर रिवर शेयरिंग को लेके। देखिए, अब सबको पता है साउथ एशिया के 3 मेजर रिवर्स है, इंडस, गैंगस एंड ब्रह्मपुत्र। अब तीनों रिवर का अपर राइपेरियन स्टेट आप बोल सकते हैं इंडिया जो है। इंडिया को एक्चुअली एडवांटेज है, इंडस रिवर की जो ओरिजिन है वो तिब्बत में होता है, फिर इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जाता है, तो हमेशा अपर राइपेरियन स्टेट्स को या फिर कंट्रीज को फायदा मिलता है कि नहीं। तो इंडस रिवर के मामले में इंडिया एडवांटेज में, गैंगस रिवर के मामले में तो इंडिया बिल्कुल एडवांटेज में, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पोर्शन इंडिया से होते हुए जाता है। अब गैंगस रिवर इंडिया से होते हुए वेस्ट बंगाल स्टेट से बांग्लादेश में एंटर करते हैं। बांग्लादेश में गैंगस रिवर को क्या बोलते हैं? पद्मा रिवर बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर देखिए दोस्तों, चाइना से होते हुए इंडिया का अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, फिर आसाम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करता है। बांग्लादेश में पहुंचते ही ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम बन जाता है जमुना रिवर। और एक मेजर रिवर है दोस्तों तीस्ता रिवर। अब तीस्ता रिवर हिमालयास में ओरिजिनेट होता है, सिक्किम में एंटर करता है, फिर वेस्ट बंगाल का नॉर्थन एरियाज में, फिर बांग्लादेश में। अब तीस्ता रिवर के वाटर शेयरिंग को लेकर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफी सालों से इश्यूज चल रहा है, जो अब तक पूरी तरह सोल्व नहीं हो पाया है। अब बात यह है ना दोस्तों, बांग्लादेश का ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से वो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, क्योंकि बांग्लादेश एक लोअर राइपेरियन कंट्री है। गैंगस रिवर हो, ब्रह्मपुत्र रिवर हो या तीस्ता रिवर हो, सबसे लास्ट में बांग्लादेश में एंटर करते हैं। अगर अपर राइपेरियन कंट्री डैम्स बनाएंगे या फिर और कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे जिसे वो पानी को डाइवर्ट कर सकता है, तो बांग्लादेश को कम पानी मिलेगा। अब देखिए, तीस्ता रिवर हो गया, जमुना रिवर हो गया, पद्मा रिवर हो गया, ये सारे बांग्लादेश का लाइफलाइन है। बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो इन सारे रिवर्स के ऊपर डिपेंडेड है। अगर वाटर फ्लो कम हो जाएगा तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा। तीस्ता रिवर को लेके जो इश्यूज है दोस्तों, वो सोल्व करने के लिए काफी बार कोशिश किया गया। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफी बार नेगोशिएशंस हुआ था तीस्ता रिवर के वाटर शेयरिंग को लेके एंड गैंगस रिवर के वाटर शेयरिंग को लेके। इश्यू ये है दोस्तों, तीस्ता रिवर जैसे मैंने आपको पहले बताया, हिमालयास में ओरिजिनेट होकर सिक्किम में एंटर करके वेस्ट बंगाल का नॉर्थन एरियाज के थ्रू बांग्लादेश पहुंचते हैं। अब वेस्ट बंगाल का नॉर्थन एरियाज में जो पॉपुलेशन रहते हैं वो भी तीस्ता रिवर का जो पानी है उसके ऊपर डिपेंडेड है। 1996 में जब गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुआ था, इसमें यह बताया गया करीब 40% पानी बांग्लादेश को देना है। तो इसमें वेस्ट बंगाल स्टेट का नॉर्थन पार्ट जो है डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ जाएगा। तो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ये मान नहीं रहा था। आज भी वेस्ट बंगाल का जो स्टेट गवर्नमेंट है हेडेड बाय ममता बनर्जी, वो तीस्ता एग्रीमेंट के खिलाफ है, इसलिए तीस्ता एग्रीमेंट जो है अब तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अब मैंने आपको बताया था 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। गंगा वाटर शेयरिंग को लेकर ट्रीटी था। इसमें एक इंपॉर्टेंट लोकेशन आता है दोस्तों, फराक्का बराज। फराक्का बराज वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के 10 किलोमीटर वेस्टर्न साइड में आपको दिखेगा फराक्का बराज जो है। अब फराक्का बराज का मेन फंक्शन क्या है दोस्तों? देखिए, गंगा नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है भागीरथी हुगली रिवर। भागीरथी हुगली रिवर के बारे में आपने सुना ही होगा, कोलकाता का लाइफलाइन आप बोल सकते हैं। कोलकाता पोर्ट जो है भागीरथी हुगली रिवर में है, ठीक है। अब ये जो भागीरथी हुगली है, ये गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी का फर्क क्या है? देखिए, ट्रिब्यूटरी का जो ओरिजिन है और कहीं होता है, वो मेन रिवर में आके मिलता है, और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है? वो मेन रिवर से डिस्ट्रीब्यूट होके चला जाता है कि नहीं? तो गंगा नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है दोस्तों भागीरथी हुगली रिवर। अब भागीरथी हुगली रिवर में है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट में हमेशा पानी चाहिए, पर देखिए कुछ सीजन में, कुछ महीनों में कोलकाता पोर्ट में पानी की कमी होती है। तो ये कमी दूर करने के लिए फराक्का बराज
कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसे क्या ना, गंगा नदी का जो पानी है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भागीरथी हुगली रिवर की ओर। ठीक है, अब देखिए इससे भी बांग्लादेश को प्रॉब्लम होगा ना, ऑब्वियसली होगा। अगर ज्यादा पानी भागीरथी हुगली की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बांग्लादेश को पानी नहीं मिलेगा। तो कितना पानी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कितना पानी बांग्लादेश को देना चाहिए, वो सबको लेके ये ट्रीटी साइन हुआ था। तो गंगा वाटर शेयरिंग को लेके जो इश्यूज था उसका एक सोल्यूशन बन गया था गंगा वाटर ट्रीटी 1996 से। पर देखिए तीस्ता रिवर का जो इश्यूज है दोस्तों, ये अभी तक सोल्व नहीं है बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट। पर देखिए दोस्तों और एक बात है, 1996 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एच.डी. देवेगौड़ा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना के बीच में गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुआ था। तब दोनों पार्टी खुश थे। पर देखिए बांग्लादेश का एक मेजर ऑपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। पार्टी की लीडर है खलीदा जिया। खलीदा जिया के बारे में मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था। अब खलीदा जिया इंडिया के साथ इतना अच्छा रिलेशंस मेंटेन नहीं करते दोस्तों, हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वो रहती है, उनका स्टैंड हमेशा इंडिया के अगेंस्ट है। पर शेख हसीना जिनकी पार्टी है अवामी लीग, वो हमेशा इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहता है। इसलिए इंडिया भी यही चाहते हैं दोस्तों बांग्लादेश में अवामी लीग रूलिंग में रहे। तो मेरा कहने का मतलब है खलीदा जिया ऑफ द बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो शेख हसीना के बाद बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमेशा क्रिटिसाइज करती है कि गंगा वाटर ट्रीटी से इंडिया को ज्यादा पानी मिलता है, बांग्लादेश को कम। वेरास 1996 गंगा वाटर ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ था 50-50% वाटर शेयरिंग होगा। ठीक है, कुल मिला के अभी बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस भी होने वाला है। तो अगर बांग्लादेश नेशनल पार्टी जीतती है तो अगेन ये प्रॉब्लम बांग्लादेश उठा सकते हैं। अवामी लीग का जो शेख हसीना है उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है इंडिया से, हमेशा इंडिया के साथ कोऑपरेट करके वो आगे बढ़ना चाहती है। तो ये रहा एक इश्यू वाटर शेयरिंग को लेके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अगला है दोस्तों इलीगल इमिग्रेशन को लेके। देखिए आप सबको पता है दोस्तों, इंडिया सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश से काफी इलीगल माइग्रेशन होता है दोस्तों इंडिया की तरफ। जब भी बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम्स रहा है या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस रहा है, ऐसे टाइम पर मास इमिग्रेशन, वो भी इलीगल इमिग्रेशन हुआ है दोस्तों इंडियन स्टेट्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल में। आज भी होते हैं, आज भी कई सारे बांग्लादेशी लोग जो है इंडियन स्टेट्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल की ओर इलीगली इमिग्रेट करते हैं, ये बात सबको मालूम है। और कई सारे बांग्लादेशी लोग इंडियन स्टेट्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल में रहते भी हैं। तो ये कंट्रोल करने के लिए करीब 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आया था। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अभी बन रहा है दोस्तों। तो ये सब ये चेक करने के लिए दोस्तों कितने इलीगल इमिग्रेंट्स है हमारे देश में, जो इलीगली हमारे देश में आके रह रहा है। ठीक है, पर प्रेजेंट गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए, ये बात आप सबको मालूम है। वो छोड़िए दोस्तों। नाउ आज भी अगर आप देखोगे काफी इलीगल इमिग्रेशन होता है बांग्लादेश से आसाम एंड वेस्ट बंगाल में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा बांग्लादेश गवर्नमेंट को ये बोलते हैं कि आपके लोगों को संभालो, बहुत सारे लोग इलीगली इंडिया में घुस जाते हैं। पर बांग्लादेश गवर्नमेंट हमेशा मना करते हैं, ऐसे कोई नहीं आते हैं, आप ऐसे ही बोल रहे हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मुद्दे पर बांग्लादेश से उतना खुश नहीं है। अगला है इट सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स। वैसे कहने के लिए 1971 के बाद जब बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तब एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जितने रिलीजन से वो सब प्यार से रहेंगे। पर देखिए आप सबको पता है दोस्तों, बांग्लादेश बेसिकली एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, और उधर हिंदू माइनॉरिटीज के अगेंस्ट रिलीजियस परसिक्यूशन भी होता है, काफी अट्रोसिटीज भी रिपोर्ट हुआ है दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी रिपोर्ट हुआ है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में काफी एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स भी एक्टिव है, जिससे पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता है इंडिया के अगेंस्ट कुछ करने के लिए। तो कभी कभी बांग्लादेश गवर्नमेंट इस बात को मानते नहीं है कि उधर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप से जो सच है। तो इस बारे में भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिफरेंसेस हुआ है। वैसे रिसेंटली जब शेख हसीना द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इंडिया आई थी, तब ये बोली भी थी कि अगर उधर इस तरह के कोई एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, उनके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे, अगर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है वो हम होने नहीं देंगे, इस तरह बोल के तो गए हैं। पर देखिए सच ये है दोस्तों, बांग्लादेश में कई सारे फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स एक्टिव है, जिसको पाकिस्तान से भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, नाउ बांग्लादेश रिफ्यूजल टू अलो इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। आप देखिए, ये मैप देखने से आपको समझ में आएगा। देखिए ये वेस्ट बंगाल है, इधर आपको त्रिपुरा दिख रहा है, ये है मिजोरम। ठीक है, अगर वेस्ट बंगाल से
हमारे इंडियन ट्रूप्स को किसी भी पर्पस के लिए त्रिपुरा तक पहुंचना है तो कहां से जाना है, इस तरह जाना है दोस्तों, चिकन नेक के थ्रू आसाम से होते हुए फिर पहुंचना है त्रिपुरा तक। ठीक है, मान लीजिए अगर बांग्लादेश इंडियन ट्रूप्स को अलो करते इस तरह मूव करने के लिए बीच में से एक कॉरिडोर के थ्रू, तो कितना अच्छा होता। देखिए बांग्लादेश को अलो कर भी देना चाहिए, क्योंकि देखिए बांग्लादेश क्रिएट कैसे हुआ, इंडिया की वजह से हुआ, कोई डाउट नहीं। 1971 में अगर इंडिया इंटरवीन नहीं करता तो बांग्लादेश जैसे कंट्री नहीं होता आज। पर बांग्लादेश के जो चेंजिंग गवर्नमेंट्स है दोस्तों, वो इस बात को अलो नहीं करते हैं। वो इंडिया को एक सस्पिशियस नजर से देखते हैं कि इंडिया ज्यादा हमारे इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व होना चाहता है, हमें उनका गुलाम बनाना चाहता है। इस तरह के एटीट्यूड है बांग्लादेश में। ठीक है, इसी वजह से इंडिया का इस तरह का जो डिमांड है उसको कभी बांग्लादेश ने माना नहीं है। और भी है, देखिए, its decision not to export natural gas to India or allow Myanmar to do so through Bangladeshi territory। इसका मतलब क्या है, देखिए म्यांमार में क्या है ना, नेचुरल गैस रिजर्व्स है। म्यांमार से नेचुरल गैस कई सारे कंट्रीज खरीदते भी है। फॉर एग्जांपल म्यांमार चाइना गैस पाइपलाइन के बारे में सुना होगा। ठीक है, हजारों किलोमीटर ये पाइपलाइन है, ये म्यांमार से सीधा नेचुरल गैस पहुंचाता है चाइना तक। तो म्यांमार से नेचुरल गैस खरीदना चाहता है इंडिया भी, और बांग्लादेशी टेरिटरी यूज भी करना चाहते हैं। बेसिकली बांग्लादेश टेरिटरी से नेचुरल गैस इंडिया तक पहुंचने की सुविधा चाहिए, इस तरह इंडिया का डिमांड था। पर बांग्लादेश ने ये अलो नहीं किया है। ना कि बांग्लादेश में जो नेचुरल गैस रिजर्व्स है वो भी एक्सपोर्ट नहीं करते इंडिया को, समझ रहे हैं आप। म्यांमार करना चाहता है, उसके लिए वो बांग्लादेश टेरिटरी यूज करने के लिए मना कर रहा है। दूसरा यह है, बांग्लादेश के पास भी है नेचुरल गैस रिजर्व्स, वो भी इंडिया को नहीं बेचते हैं। तो ये सारे मेजर इश्यूज है दोस्तों, जिसमें इंडिया बांग्लादेश से खुश नहीं है। वैसे देखा जाएगा तो बांग्लादेश इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट इंडिया को खुल्लम खुला सपोर्ट करना चाहिए, है कि नहीं। इंडिया एक बड़े भाई की तरह है, जिनकी वजह से आज बांग्लादेश है, पर वो कभी भूल जाते हैं। अब क्या करें दोस्तों, जैसे टाइम निकल जाता है ना, लोगों का एटीट्यूड बदल जाते हैं, कंट्रीज का अपने अपने स्टैंड आ जाते हैं। अब दूसरे कंट्रीज के साथ जब अच्छे रिलेशंस शुरू हो जाएंगे तब वो भूल जाते हैं उनका पास क्या था, किस तरह वो फॉर्म हुआ था। कोई बात नहीं। So Bangladeshi governments have felt that Indian government behaves like a regional bully over the sharing of river waters। तो देखिए यही मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, बांग्लादेश गवर्नमेंट ये सोचते हैं कि रिवर वाटर शेयरिंग को लेके इंडिया एक रीजनल बुली की तरह बिहेव करते हैं। मतलब हमें कम पानी देते हैं, वो अपना पानी, मतलब जो अपर राइपेरियन कंट्री होने का पूरा फायदा वो उठा रहा है, इसी तरह। ठीक है, एंड एंकरेजिंग रेबेलियन इन द चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स। आप देखिए, ये भी आपको बताना पड़ेगा, चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स में किस तरह इंडिया रेबेलियन को एंकरेज कर रहा है करके बांग्लादेश ब्लेम कर रहा है। चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स क्या है दोस्तों, ये जो देख रहे हो ना दोस्तों, ये जो पोर्शन ये है चिट्टागोंग। अब ये चिट्टागोंग हिल ट्रैक में भी एक टाइप का सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रहा है। बेसिकली उन्हें भी बांग्लादेश से ऑटोनॉमी चाहिए। काफी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, पर बांग्लादेश गवर्नमेंट या बांग्लादेशी फोर्सेस उन्हें सप्रेस करते हुए आ रहा है। तो चिट्टागोंग हिल ट्रैक में जो मेजर ट्राइबल ग्रुप्स है उन्हें जुम्मा पीपल बोलते हैं। ठीक है, जुम्मा पीपल। अब ये जुम्मा पीपल के अंडर कई सारे ट्राइब्स आता है, उसमें मेजर है दोस्तों चकमा ट्राइब्स। तो आपको ध्यान रखना है चकमा ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, अब ये मैप से आपको पता चल रहा है कि चिट्टागोंग हिल ट्रैक एरिया जो है दो कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। वन इज म्यांमार, सेकंड इज इंडियन स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार इंटरवेन किया था, और 1997 दिसंबर 2 को चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स अकॉर्ड साइन हुआ था। ठीक है, तो इस अकॉर्ड के हिसाब से सबसे पहले बांग्लादेशी फोर्सेस जो आर्मी कैंप्स वगैरह एस्टैब्लिश करके रखा हुआ था चिट्टागोंग एरिया में प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए, उन्हें वापस लेके जाना था। दूसरा, चिट्टागोंग हिल ट्रैक एरिया में 3 हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एस्टैब्लिश करना था। वन इज बंदरबन जो कई इधर है, सेकंड इज खक्करजबारी, तीसरा रंगामती। तो इन 3 एरियाज में हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एस्टैब्लिश करना था, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। समझिए, जैसे कि हमारे देश में ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में आपने सुना होगा, जिनके पास कई सारे पावर्स रहता है कि नहीं। तो वैसे हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एस्टैब्लिश करने की बात हुई थी 1997 चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स अकॉर्ड से। पर देखिए 25 साल हो चुका है दोस्तों, अभी तक इन अकॉर्ड्स का जो की प्रोविजंस है उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसके रिगार्डिंग रिसेंटली भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहा था मिजोरम में और नेबरिंग सिटीज में। तो अब हमारा मिजोरम के लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया इंटरवेन करेंगे ना। तो ये बांग्लादेश गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता। बांग्लादेश को ये लगता है
इंडिया हमारा इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहा है करके, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, एंकरेजिंग रिबिलियन इन द चिटागोंग हिल ट्रैक्स। देखिए इंडिया क्या इंटरवेन कर रहा है भाई, 1997 में तो अकॉर्ड साइन हुआ था, उनके हिसाब से आपको हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एस्टैब्लिश करना था, उन्हें थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी देना चाहिए था, है कि नहीं। तो ये उन्होंने नहीं किया है। तो इंडिया जब उन्हें सपोर्ट करते हैं तो बांग्लादेश ये बोलता है कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंडिया फालतू में इंटरफेयर कर रहा है, उधर जो रिबिलियन हो रहा है उसे इंडिया एनकरेज कर रहा है, जबकि ये बात सच नहीं है। नाउ ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इट्स नेचुरल गैस एंड बीइंग अनफेयर इन ट्रेड। देखिए बांग्लादेश इंडिया के ऊपर यह भी ब्लेम करते हैं दोस्तों, इंडिया उनका नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ऊपर से ट्रेड में हमेशा अनफेयर रहता है। देखिए बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट बाइलैटरल पार्टनर आप बोल सकते हो, इतना ज्यादा ट्रेड होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। पर देखिए जिनको शिकायत करना है वो करते ही रहेंगे। उनका कहना यह है जैसे कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर डोमिनेशन दिखाते हैं, जैसे कि चाइना जो है काफी सारे डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऊपर डोमिनेट करके बैठा हुआ है, डंपिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। इस तरह इंडिया नहीं करते। पर देखिए बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट है या फिर जो मेजर लीडर्स है उन्हें यह लगता है कि इंडिया जो है ट्रेड में भी अनफेयर है बांग्लादेश के साथ, एंड द टू कंट्रीज कुड नॉट रिसोल्व देयर बाउंड्री डिस्प्यूट फॉर ए लॉन्ग वाइल। अब देखिए दोस्तों और एक पॉइंट इधर बता रहा है, क्या है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो बेसिकली एनक्लेव्स को लेके है। कई सारे एनक्लेव्स है दोस्तों इंडिया का बांग्लादेश में और बांग्लादेश का इंडिया में। एनक्लेव्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो हैमलेट्स है दोस्तों, जो ज्योग्राफिकली देखा जाएगा तो उस कंट्री का अंतर होगा पर वो इंडिया का होगा। तो अभी तक काफी सारे एनक्लेव्स इस तरह इंडिया और बांग्लादेश ने एक्सचेंज भी किया है, तो उसके बारे में भी हल्का सा समझते हैं दोस्तों। देखिए इंडिया बांग्लादेश एनक्लेव्स को चिट महल्स भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है। समटाइम्स पाशा एनक्लेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम एंड मेघालय में, ठीक है। देखिए बांग्लादेश में टोटल 102 इंडियन एनक्लेव्स थे, ठीक है। नाउ वेरास इंडिया में 71 बांग्लादेशी एनक्लेव्स थे, ठीक है। नाउ 2010 में जॉइंट सेंसस कंडक्ट कराया गया था, उसमें से ये पता चला टोटल 51,000 से ज्यादा लोग इन एनक्लेव्स में रह रहे हैं दोस्तों, और 334 इंडियन एनक्लेव्स में एंड बांग्लादेश में 14,250 जो भी है। नाउ तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था 1974 में, बेसिकली एनक्लेव्स को एक्सचेंज करने के लिए। नाउ इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का एक रिवाइज्ड वर्जन भी साइन हुआ था रिसेंटली 7 मई 2015 को, जब पार्लियामेंट ने 100th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था। तो ये सब आपको रिलेट करना है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड डिस्प्यूट्स है वो एनक्लेव्स को लेके हैं। काफ़ी सारी एनक्लेव्स को हमने एक्सचेंज किया है। 1974 में पहली बार लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिससे एनक्लेव्स को एक्सचेंज करने का डिसीजन लिया था। फिर देखिए सालों बाद 2015 में अगेन एक रिवाइज्ड वर्जन ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ, कब, जब पार्लियामेंट ने 100th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पास किया, ठीक है। तो 100th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से रिलेटेड है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नाउ अंडर दिस एग्रीमेंट विच वाज रैटिफाइड ऑन 6 जून 2015, इंडिया रिसीव्ड 51 बांग्लादेशी एनक्लेव्स, ठीक है, एंड बांग्लादेश को 111 इंडियन एनक्लेव्स दिया गया दोस्तों। नाउ इसमें जो लोग रह रहे हैं दोस्तों उनको ये ऑप्शन दिया गया, आप चाहे तो किसी भी कंट्री के सिटीजन बन सकते हैं, वो आपके ऊपर। वैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 से हमने करीब 40 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड बांग्लादेश को दिया है। नाउ सिंस द एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी टुक प्लेस, द ओनली रिमेनिंग एनक्लेव इज दहाग्राम अंगारपोटा एंड एक्सक्लेव ऑफ बांग्लादेश। देखिए अब एक ही एनक्लेव बचा हुआ है दोस्तों, वो है दहाग्राम अंगारपोटा, जो बांग्लादेश का एक एक्सक्लेव है। अब ये एक्सक्लेव क्या होता है दोस्तों, देखिए एक्सक्लेव मतलब एक कंट्री का रीजन होगा पर वो कंट्री से ज्योग्राफिकली अटैच्ड नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो मैप है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट है ना अलास्का, पर अलास्का से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई ज्योग्राफिकल कनेक्शन है क्या, कोई बॉर्डर शेयर करता है क्या, नहीं, क्योंकि बीच में क्या आता है, कनाडा आता है। तो इधर अलास्का इज एन एक्सक्लेव ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इतना आपको डीप नहीं जाना है, मैं आपको बस यही बता रहा हूं। अब एक ही टेरिटरी का एक्सचेंज बचा हुआ है, वो है दहाग्राम अंगारपोटा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अभी तक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो छोटे छोटे बाउंड्री डिस्प्यूट्स है दोस्तों वो सोल्व नहीं हुआ है, ये बताया जा रहा है। तो अब तक हमने इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो इश्यूज है
उसके बारे में डिस्कस किए। हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन सी बातों में इंडिया बांग्लादेश से खुश नहीं है। ठीक है, नाउ डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस इंडिया एंड बांग्लादेश डू कोऑपरेट ऑन मेनी इश्यूज। देखिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है, काफी सारे ऐसे इश्यूज है, एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, फिर भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अच्छे कोऑपरेशन है दोस्तों। अगर आप इकोनॉमिक रिलेशंस देखोगे, इट हैव इंप्रूव्ड कंसिडरेबली इन द लास्ट 20 ईयर्स। मैंने आपको बोला था ना, लास्ट ईयर शायद मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको यह बताया कि बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा बाइलैटरल ट्रेड पार्टनर था। ठीक है, शायद अभी भी है, एक बार चेक कीजिएगा। बांग्लादेश इज ए पार्ट ऑफ इंडिया लुक ईस्ट या फिर एक्ट ईस्ट सिंस 2014 पॉलिसी। देखिए यूपीए सरकार के टाइम पर एक लुक ईस्ट पॉलिसी था, बेसिकली जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने का एक पॉलिसी था। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार आया, बेसिकली एनडीए की सरकार आया, तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को नाम चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया था। मतलब अब देखेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे, तो उसका पार्ट है दोस्तों बांग्लादेश। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हमने बांग्लादेश को भी इंक्लूड किया है। और ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज द टू स्टेट्स हैव कोऑपरेटेड रेगुलरली। देखिए रिसेंटली भी जब शेख हसीना जी इंडिया आई थी ना, काफी सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे। देखिए बांग्लादेश ऐसा एक कंट्री है दोस्तों जहां कई सारे डिजास्टर्स होते हैं, और मेजर डिजास्टर है दोस्तों फ्लडिंग। एक तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, गंगा रिवर है, ठीक है, ये सबका फाइनल मीटिंग पॉइंट जो है ये बांग्लादेश में आता है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो दोस्तों, इतने सारे वाटरवेज है बांग्लादेश में, तो फ्लड्स होने का चांस भी ज्यादा है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड इंडिया और बांग्लादेश काफी कोऑपरेट किया है रिसेंटली। मतलब 2022 में भी काफी एग्रीमेंट साइन हुआ है, मिटिगेशन कैसे करना है, प्रोटेक्शन कैसे करना है। ठीक है, 2015 में दे एक्सचेंज्ड सर्टेन एनक्लेव्स, ये मैंने आपको बता दिया। एफर्ट्स आर ऑन टू ब्रॉडन द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन फर्दर बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन थ्रेट्स एंड बीइंग मोर सेंसिटिव टू ईच अदर्स नीड्स। तो यही प्लान्स रहेगा दोस्तों, आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने का और कॉमन थ्रेट्स क्या क्या है उसे आइडेंटिफाई करने का, उसका सॉल्यूशन ढूंढने का, है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, बात यह है ना, भले कितने भी डिफरेंसेस हो, कितने भी एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, फिर भी नेबरिंग कंट्रीज को हमेशा अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहिए। ये मैं केवल बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, इवन पाकिस्तान का भी। अब पाकिस्तान और इंडिया दोस्त नहीं बन पाए, फिर भी देखिए पाकिस्तान भी एक कंट्री है, ऐसे कुछ कर देना चाहिए ताकि पाकिस्तान और इंडिया भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करें, इश्यूज को अमिकेबली सॉल्व करके। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता। अगर एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ भले कितने भी बड़ी गलती किया वो पास्ट में, ऐसा नहीं कि हाँ ये कंट्री हमारा राइवल कंट्री है, एनिमी कंट्री है, हम उनके साथ कभी भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए जापान को खत्म ही किया था, कुछ ही साल बाद यूएसए और जापान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए। आजकल G7 कंट्रीज में जापान और यूएसए है, एक साथ है। क्वाड में इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है कि नहीं। तो ये होता है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, वो सब गवर्नमेंटल पॉलिसीज के ऊपर, एक एक गवर्नमेंट चेंज होंगे, एक एक लीडर्स का जो विजन होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट्स तो चलते रहेंगे, डिस्प्यूट्स को धीरे धीरे सोल्व करते रहेंगे, फिर भी आपस में जो कोऑपरेशन है उसे हमेशा जारी रखना चाहिए ताकि दोनों अच्छी तरह आगे बढ़े। तो दोस्तों दैट्स इट। तो देखिए इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स में बांग्लादेश के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है दोस्तों नेपाल, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।